तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर ली थी। तो अभी बेसिकली कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है हम लोग को, बेसिकली कार्बन के कंपाउंड्स की, जो कि हम लोग कुछ डिफरेंसेस की हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो, और ये डिफरेंसेस हमें एज सच भी पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है हमारे पास इथेनॉल और हमारे पास इथेनोइक एसिड में। अभी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में जो डिफरेंस है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या आ जाएगा, इनका फंक्शनल ग्रुप। इसका इथेनॉल का जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर इसकी जो चेन है, वो इसकी चेन हमारे पास एल्कोहल की चेन है। बेसिकली ये हमारे पास एल्कोहल की चेन है। और हमारे पास अगर मैं एसिड की बात करूं, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप OH लगता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप COOH लगता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, जो अल्कोहल होएगा वो न्यूट्रल होता है नेचर में। वो नेचर में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जो इथेनोइक एसिड होता है वो बेसिकली हमें पता ही है कि वो एसिडिक होता है नेचर में। अगर मैं अगले डिफरेंस की तरफ मूव करूं, अगले डिफरेंस की तरफ, तो इसका रिएक्शन की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको पता है कि हम लोग जनरली रिएक्शन की बात करते होते हैं। तो रिएक्शन में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद NaHCO3, रिएक्शन विद NaHCO3। इथेनॉल का कोई भी रिएक्शन नहीं होता NaHCO3 के साथ, कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं आता। लेकिन अगर मैं इथेनोइक एसिड को NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराऊं, तो ये बेसिकली CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसके साथ एक सोडियम का एटम लग जाता है। मतलब ये सॉल्ट आ गया, ये पार्ट हमारे पास, इतना पार्ट हमारे पास सॉल्ट आ गया है, ये हमारे पास वाटर आ गया, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उसको टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, उसको टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि हम लोग उसको लाइम वाटर से पास कराएंगे। लाइम वाटर से पास करा के लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। और इनफैक्ट ये एसिड प्लस NaHCO3 इज सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हम लोगों ने पहले भी कर रखा है जी, फर्स्ट चैप्टर में भी कर रखा है, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में भी हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। बात करते हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स की। अगर सोप्स और डिटर्जेंट्स की बात करें, तो सोप्स में बात करें तो जनरली याद रखना, जो सोप्स होते हैं ये सोडियम या फिर पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। मतलब इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होएगा, जैसे इसमें साइड पे सोडियम लग रखा है या फिर सोडियम या फिर पोटाशियम लग रखा होएगा। लेकिन अगर मैं डिटर्जेंट्स की बात करूंगा ना, तो डिटर्जेंट्स में ये नहीं लग रखा होएगा। डिटर्जेंट्स में बेसिकली अमोनियम सॉल्ट्स लग रखे होते हैं। अमोनिया होता है या फिर सल्फोनेट्स होते हैं, मतलब NH3 या फिर SO4, इस तरीके से हमारे पास SO3, बेसिकली इस तरीके से हमारे पास कुछ कंपाउंड सल्फोनेट या फिर अमोनियम के कंपाउंड्स लग रखे होते हैं साइड पे डिटर्जेंट्स में। अगर मैं सोप्स की बात करूं, तो सोप्स में लेकिन ये वाला जो डिफरेंस है, मतलब कि सोडियम पोटाशियम वाला या फिर अमोनियम सल्फोनेट वाला, ये अगर 10th में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर मैं इसके अलावा भी कई डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है, कैन नॉट बी यूज्ड इन दी हार्ड वाटर, इट कैन बी यूज्ड इन दी हार्ड वाटर। अगर मैं हार्ड वाटर की बात करूं, हार्ड वाटर क्या होता है सर? हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें हमारे पास मैग्नीशियम के सॉल्ट्स और कैल्शियम के सॉल्ट्स डिजॉल्व हो रखे होते हैं पहले, तो वो वाटर हार्ड हो जाता है। जनरली अगर हम लोग पहाड़ों वाले पानी में देखें ना, जो पानी पहाड़ों में होता है, अगर आप कभी शिमला मनाली वगैरह रहने गए हो, कभी होटल में, कई बार आपको सोप जब आप यूज़ करते हो ना, तो सोप यूज़ करते समय क्या होता है, स्कम बन जाता है, मतलब चिपचिपा सा लिक्विड सा बन जाता है। वो सोप सही तरीके से चिपक जाता है, एक तरीके से वो लेता नहीं सही तरीके से, है ना। तो मतलब कपड़ों के साथ भी चिपक जाता है। तो वो जो लिक्विड, स्टिकी सा लिक्विड होता है, उसको भी हम लोग स्कम बोल देते हैं, SCUM, स्कम, उसको स्कम बोल देते हैं। और ये फोम नहीं बनाता, मतलब कि झाग नहीं बनाता हार्ड वाटर में सोप। लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं ये फोम बनाता है। फोम मतलब कि जो हमारे पास फोम, झाग जो होती है, वो डिटर्जेंट बना देता है हार्ड वाटर में। टेक्स टाइम टू डिजॉल्व, मतलब ये पानी में घुलने में टाइम लगाता है, लेकिन डू नॉट टेक टाइम टू डिजॉल्व। आप कभी घर पे डिटर्जेंट और सोप को ट्राई कर सकते हो। जो डिटर्जेंट है वो एकदम से घुल जाएगा, लेकिन जो सोप है वो थोड़ा सा टाइम लेगा आराम से घुलने के लिए, ठीक है जी।
और तीसरा जो डिफरेंस, सोप्स जनरली बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जो डिटर्जेंट्स हैं वो जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिकली जो रिएक्शन आएगा वो हमारे पास आएगा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अगर मैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की बात करूंगा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन है इसमें जनरली डिफरेंस नहीं पूछते हैं, लेकिन ये हमें इंडिविजुअली पता होने चाहिए कि ये क्या चीज़ है। अगर मैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में बात करूंगा, इसमें हम लोग की फॉर्मेशन होती है एस्टर की। एस्टर क्या होता है? एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है जो परफ्यूम्स में यूज होता है। ठीक है जी। तो अगर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की बात करी जाए तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। जब हमारे पास ये क्या चीज़ है, हमारे पास इथेनोइक एसिड है जिसको हमने किसके साथ रिएक्ट कराया दिया? इथेनॉल के साथ। वैसे हम प्रोपेनोइक एसिड को प्रोपेनॉल के साथ, या फिर हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड को ब्यूटेनॉल के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिर फिलहाल हमारे सेंटेंस में इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के बारे में ही पढ़ना है। तो इसमें होगा क्या? इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से होएगा, हम लोगों ने वाटर को रिमूव करना है। वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ से OH को यूज कर लेना है और यहाँ वाले H के साथ ये OH, मतलब एक H और ये OH, तो वाटर रिलीज हो गया। वाटर तो रिलीज हो गया और जो बाकी बचा कंपाउंड है उसको जोड़ देना है। तो ये क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड OO और C2H5। ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है ये एस्टर होता है। इसको नेम कैसे करना है? O8। इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो सफिक्स यूज होता है O8। O8 सफिक्स यूज होता है। अभी ये कौन सा ग्रुप है? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ये हमारे पास इथाइल का ग्रुप है। ये इथाइल है, तो हमारे पास जो इसका नेम बनेगा वो हमारे पास बनेगा इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट और वाटर रिलीज हो जाएगा। याद रखना ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होगा। ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड परफ्यूम्स में यूज होता है। तो बच्चों बात करते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन की। तो अगर मैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन की बात करूं तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन में इथाइल इथेनोएट, मतलब कि जो हमने एस्टर यूज करा उसका यूज होता है। ये बेसिकली सपोनिफिकेशन रिएक्शन सोप्स की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, इसी कारण इसको सपोनिफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेसिकली इथाइल इथेनोएट को जब हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं ना, तो क्या होता है? अब इसमें होगा क्या, ध्यान से देखना। होगा क्या? जो ये OH होगा, ये OH इसके साथ लग जाएगा। OH तो इसके साथ लग जाएगा और जो Na है, Na हमारे पास इसके साथ लग जाएगा। मतलब ये बनेगा CH3COOH O नेगेटिव और Na पॉजिटिव और C2H5OH। जो ये C2H5OH है ये तो हमें पता है कि ये हमारे पास इथेनॉल है। हमारे पास इथेनॉल तो रिलीज हो ही जाता है। और जो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम इथेनोएट। इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम इथेनोएट। इसको बोलेंगे सोडियम इथेनोएट। जो ये सोडियम इथेनोएट है यही हमारे पास क्या है? यही हमारे पास सोप है। सोडियम इथेनोएट ही हमारे पास सोप है। सोडियम इथेनोएट इज सोप। सोडियम इथेनोएट सोप है। तो इसमें हम लोगों ने सोप्स की फॉर्मेशन कर ली, जिसकी वजह से इसको हम लोगों ने बोला सपोनिफिकेशन रिएक्शन। जनरली इसमें डिफरेंस तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर की फॉर्मेशन होती है, लेकिन सपोनिफिकेशन रिएक्शन उल्टा है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का। पहले हम लोगों ने एस्टर बनाया, लेकिन एस्टर से वापस चीजें ऑब्टेन करने के लिए उल्टा एस्टेरिफिकेशन जो रिएक्शन है वो हमारे पास सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, उल्टा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है जी। जिसमें हम लोगों ने अल्कोहल को पहले रिएक्ट कराया था, अभी इसमें हम लोगों ने अल्कोहल को वापस से ऑब्टेन कर लिया, लेकिन अल्कोहल की फॉर्मेशन में हम लोग के बेसिकली सोप्स को भी
फॉर्म कर लिया है, सोप हमारे पास बन गया है। मतलब आपको ये चीज तो पता लग गई है कि जो सोप है उसमें हमारे पास साइड पे Na का एक एटम लगा हुआ है। आप देख सकते हो ये Na का एटम लगा हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया था सोप में या तो पोटाशियम या फिर सोडियम लग रखा गया होता। अगर मैं इसमें NaOH की बजाय KOH का इस्तेमाल कर लेता, मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर लेता, तो यहाँ पे पोटाशियम लग जाता, तो भी वो सोप्स की ही फॉर्मेशन थी।